समास ट्रिक। समास शब्द, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं और वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ शब्दों का मेल होता है, उसी को हम समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को मेल करा के उसके संक्षेप किया जाता है, उसे संक्षेप रूप को हम समास कहते हैं। पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ट्रिक यह है कि पहला पद उपसर्ग हो। जिसका पहला पद उपसर्ग होता है और उपसर्ग के बाद मूल शब्द आए, जैसे आ प्लस जन्म यानी कि आजन्म, इसमें मूल शब्द जन्म है, इसमें आ एक उपसर्ग जुड़ गया। ऐसे ही प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग जुड़ गया। दोनों शब्द को मिलाने पे क्रिया विशेषण बनते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे क्रिया यानी कि दौड़ना, खाना, पीना, रहना, खेलना, ये सारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को की जो विशेषता बताता है, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे ही क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान रखें कि अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग प्लस मूल शब्द आता है तथा दोनों शब्द मिलकर क्रिया विशेषण हो जाते हैं। पुनरुक्त शब्द सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, यह सभी अव्ययी भाव समास होते हैं, पुनरुक्त शब्द। आइए उदाहरण देखते हैं। अनुरूप जो है यह अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट, यह सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इनका जैसे अनुरूप, रूप जो है मूल शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग जुड़ गया, प्रति उपसर्ग जुड़ गया, प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल। यथा उपसर्ग है, यथा में शक्ति जुड़ गया, यथाशक्ति। संभव मूल शब्द है, मूल में यथा जुड़ गया तो यथासंभव। दिन मूल शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ गया। जन्म में आ जुड़ गया, आजन्म हो गया। पेट मूल शब्द है, इसमें भर उपसर्ग जुड़ गया, भर पेट। तुमने खाना कितना खाया? मैंने खाना भर पेट खाया। तो यह क्रिया की विशेषता बताता है। ये सभी जो है क्रिया विशेषण भी होते हैं। इसे यहाँ पे देखते हैं, उसने यथाशक्ति दान दिया। यहाँ दान देना जो है क्रिया है यथाशक्ति, यानी कि यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है यथाशक्ति। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे ही वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहाँ क्रिया विशेषण होगा। ये सभी जो साफ साफ, घर घर, कानो कान, यह सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब देखते हैं दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका ट्रिक यही है कि कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कारक का, के, की, ना, ने, नी, से, ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। से, पर, में, ये सभी कारक होते हैं। तो इसमें जैसे जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला, यहाँ देखिए को का लोप कर दिया गया है। यक्ष, यश प्राप्त, माने यश को प्राप्त, पूरा शब्द होगा यश को प्राप्त, यहाँ को कारक का लोप कर दिया गया है। मन चाहा, यानी कि मन से चाह, से कारक का यहाँ लोप है। भयाकुल, मतलब कि भय से आकुल, यहाँ से कारक का लोप किया गया। स्नान घर हो गया, स्नान घर में जो है स्नान के लिए, घर के लिए का लोप है। गौशाला, यानी गौ के लिए शाला। धनहीन, माने धन से हीन। पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त। राजकुमार, यानी राजा का कुमार, यहाँ का लोप है। विद्यासागर, यानी विद्या का सागर। यहाँ पुरुषोत्तम, माने पुरुषों में उत्तम, यहाँ में कारक का लोप है। आप बीती, माने आप पर बीती। तो जहाँ कारक चिन्ह का लोप रहे वहाँ पे तत्पुरुष समास होते हैं। तो इसी प्रकार तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर भेद हो जाते हैं। जैसे कि इसका पहला भेद होता है, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यह जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो जिस कारक का भेद लोप रहता है वही जो, जैसे कि को, कर्ता ने कर्म को, तो को जो है कर्म कारक है, तो यहाँ पे जेब कतरा, तो यह जो है कर्म तत्पुरुष होगा, इसलिए को का लोप है। ऐसे यश को प्राप्त में को कारक का लोप है, अतः यह कर्म तत्पुरुष होगा। ऐसे ही कर्ण तत्पुरुष क्या होता है? से मतलब कि के द्वारा, मतलब कि मन चाह, माने मन के द्वारा चाहा या मन से चाहा,
तो यह कर्ण तत्पुरुष का लोप है, अतः यहाँ कर्ण तत्पुरुष यह होगा। इसी प्रकार इसके भेद होते हैं, तो जिस तत्पुरुष का लोप होगा वह तत्पुरुष समास होगा। एक होता है तत्पुरुष समास में ही न्य समास। न्य समास होता है जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो, यानी कि नहीं का बोध आता हो, उसे न्य समास कहते हैं। जैसे ट्रिक है कि शब्द का आरंभ अ, अन, न, ना, गैर आदि से हो तो उसे न्य समास कहते हैं। जैसे कि अनावश्यक यानी कि न आवश्यक, नापसंद यानी कि न पसंद, अधर्म मतलब कि न धर्म, गैर वाजिब माने न वाजिब। तो ऐसे जो है अनावश्यक, नापसंद, अधर्म, गैर वाजिब यह सभी न्य समास है। इसका पहला पद जो होता है नकारात्मक होता है। समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह होता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको पहचानने का ट्रिक है कि एक पद विशेषण हो तथा कैसे का उत्तर मिले, तो वह जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे दिया चरण कमल मतलब कि कमल के समान चरण, मृग नयन मतलब कि चरण कैसा है तो कमल के समान है, यहाँ कैसे का उत्तर मिल रहा है। मृग नयन नयन कैसे हैं तो मृग के समान है, यानी कैसे का उत्तर मिल रहा है। लाल मणि, मणि कैसी है तो लाल है। चंद्रमुख मैंने चंद्र मुख कैसा है तो चंद्र के समान है। महापुरुष, पुरुष कैसा है तो महान है। तो जहाँ कैसे का उत्तर मिले वहाँ। अगला समास है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, संख्या आए तथा समूह का बोध हो तो उसे हम, जिसमें समूह का बोध हो और संख्या आता है तो उसे द्विगु समास हम जान लेंगे। यह पहचानने का ट्रिक है। जैसे चौराहा, इसमें 4 राहु का समूह, यानी कि चौराहा में 4 आया और 4 राहु का समूह, यहाँ समूह व्यक्त हो रहा है, अतः यह द्विगु समास होगा। नवरात्र मतलब कि 9 रात्रियों का समूह, यानी यहाँ संख्या 9 भी आ रहा है। सप्ताह में 7 संख्या आ रही है, 7 दिनों का समूह। दोपहर मतलब कि 2 संख्या आ रही है या 2 पहरों का समूह। ऐसे तिरंगा में 3 आ रहा है, 3 रंगों का समूह। तो जहाँ समूह का बोध हो तथा संख्या आए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला समास देखते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगा हो। द्वंद्व समास जो है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगा हो। इसमें अधिकांश शब्द जो होते हैं विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द होते हैं, अधिकांश विलोम शब्द होते हैं। ट्रिक यह है कि और अथवा या के बदले योजक चिन्ह लगा होता है। इन दोनों के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होता है और ज़्यादा शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं या विलोम शब्द होते हैं। तो जैसे दिया है राजा प्रजा, देखिए यहाँ योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है और राजा और प्रजा यानी कि राजा और प्रजा। ठंडा गर्म, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा है और ठंडा या गर्म। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नर नारी, उच्च नीच, छल कपट, छल और कपट, उच्च या नीच। तो यह जो है द्वंद्व समास होता है। इसका पहचान है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, ऐसा योजक चिन्ह लगा होता है। अगला जो है समास है बहुव्रीहि समास। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो इसको ध्यान से समझिएगा। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करता है, यानी कि यह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। ट्रिक इसको पहचानने का यह है कि किसी तीसरे विशेष शब्द की ओर संकेत करे, यानी कि यहाँ देखना है। ट्रिक में एक और याद रखिएगा, यहाँ नोट भी लिखा गया कि भगवान के नाम बहुव्रीहि समास होते हैं। भगवान के जितने भी नाम होते हैं वो सभी बहुव्रीहि समास होते हैं। उदाहरण चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 है भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। यहाँ चतुर्भुज जो है विष्णु भगवान को बता रहा है, अतः यहाँ पर यह बहुव्रीहि समास होगा। यदि चतुर्भुज माने चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह भी हो सकता है, यहाँ संख्या भी आ रहा है, भुजाओं का समूह भी आ रहा है, लेकिन जहाँ द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों ऑप्शन दिए हों तो वहाँ बहुव्रीहि समास ही सही होता है। पहले उससे हम देखेंगे कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा है। अगर अर्थ किसी भगवान का नाम निकल जा रहा है तो हम वहाँ पे बहुव्रीहि समास ही सही मानेंगे। बाद में अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तब वो हमारा जाके द्विगु समास होगा। ऐसे ही दशानन।
दशानन भी ये दशानन जो है सीधे रावण को बता रहा है। लंबोदर जो है सीधे गणेश जी को बता रहा है। महावीर हनुमान जी को बता रहा है। अनहोनी मतलब कि कोई विशेष घटना जो कभी कभार होती है, तो ये जो है विशेष घटना की ओर बता रहा है। त्रिनेत्र मतलब शंकर जी को बता रहा है। तो ऐसे जितने भी भगवान के नाम हैं, तो ये सभी जो है बहुव्रीहि समास होते हैं। और बहुव्रीहि समास और किसी और कर्मधारय समास या तो द्विगु समास, इसमें संशय हो तो हमेशा बहुव्रीहि समास को ही सही मानना चाहिए। ऐसे ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में गलत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समाज समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।